हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है न्यू साउथ वेल्स वुमेन और विक्टोरिया वुमेन के बीच में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैच होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में। वैसे तो ये विक्टोरिया वुमेन का ही घर होना चाहिए, मेलबर्न क्योंकि विक्टोरिया का घर है। लेकिन इस सीज़न में क्योंकि पहले कुछ मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेले जाएंगे, तो उस हिसाब से ये न्यूट्रल वेन्यू ही है। लेकिन अगर किसी टीम को होम मैच का कोई एडवांटेज मिल सकता है तो वो विक्टोरिया वुमेन ही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं और ऑफ कोर्स खेलना भी चाहिए। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। पिछले सीज़न की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स रनर रही थी। हालांकि ग्रुप स्टेज में उन्होंने पहले स्थान पर ख़त्म किया था और विक्टोरिया वुमेन चौथे स्थान पर रहे थे। लेकिन ये जो दोनों टीम्स हैं ना, अगर आप अभी ड्रीम 11 खोलेंगे आपको दिखेगा कि लगभग 90% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम जो होती है वुमेन की, उनके प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, अगर उनको लेकर भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम बना लेंगे तो भी बहुत बुरा नहीं लगेगा वो टीम। मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे आप बैटिंग से बात करो, बॉलिंग से बात करो। ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, मतलब एनी डे एनी टीम में बहुत बड़ी जेम मानी जाएंगी वो। तो यही बात है। ठीक है, मतलब इनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी वुमेन क्रिकेट देखते होंगे, आपको पता होगा सारे के सारे चैम्पियन प्लेयर्स इन दोनों टीमों में भर भर के प्रेजेंट है। ठीक है, हमने पहले भी तीन टीम्स की जो है मैचेस कवर करी हुई है, तास्मानिया वुमेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन और ACT वुमेन। लेकिन उनके टीम में इतने नंबर में प्लेयर्स नहीं होते हैं जितना कि इन दोनों टीमों में है। तो एक तरफ से ये अच्छा भी है, मैच की क्वालिटी बहुत हाई कर देते हैं ये प्लेयर्स। लेकिन एक तरफ से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ये है कि क्रेडिट का बहुत ही गंदा वाला, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला इशू आने वाला है। ठीक है, तो ये मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स क्योंकि खेलेंगे, जो ज़्यादा मैचेस उनके डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि, तो हमें बहुत हद तक लक के ऊपर इस मैच को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें रिकॉर्ड्स में मिले होंगे या फिर हिस्ट्री मिला होगा या ट्रेंड के हिसाब से हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उन चीज़ों को तो कंसिडरेशन में रखेंगे ही। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े प्लेयर को हमें छोड़ना पड़ेगा। और बड़ा प्लेयर है, मतलब उनकी एबिलिटी भी बड़ी ही होंगी, तो उनको अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको ऊपर वाले के भरोसे ही रहना पड़ेगा आपकी टीम में कि वो परफॉर्म नहीं करें। ठीक है, अगर वो परफॉर्म कर देती हैं तो वो भी बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होगी, और वो करेंगी ही नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो ये चीज़ कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। पहले जो मैचेस हमने खेले थे, जितने भी मैचेस हमने खेले हैं अभी तक, सारे के सारे मैचेस हमने खेले हैं, 4 मैचेस जो हुए हैं, तो किसी भी मैच पे ये इशू अभी तक आया नहीं था। लेकिन इस मैच पे बहुत ही गंदा वाला आने वाला है। मिनिमम 2 बड़े प्लेयर्स आपके टीम से मिसिंग होने वाले हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट मैनेज करके अगर आप सारे प्लेयर्स को लेना भी चाहते हैं, तब भी एक प्लेयर तो आपका मिसिंग होगा ही। और क्रेडिट बचाने के चक्कर में जिन प्लेयर्स को आप लोगे, हो सकता है उनका उस मैच में कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ये पकड़ के चलो। मैं इस वीडियो में क्या करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत आसान करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको 2 प्लेयर छोड़ना भी पड़े तो आप लॉजिकली किस प्लेयर को छोड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनका शायद क्रेडिट हाई है इसीलिए लोग नहीं ले रहे हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अगर क्या अच्छा या बुरा लगा है, या फिर आपके भी कोई ओपिनियंस हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। तो पिछले सीज़न में जैसे मैंने बता दिया, आखिरी 5 में बात करी जाए तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव फिक्सचर रहा है। न्यू साउथ वेल्स 3-2 से आगे है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये विक्टोरिया का घर है, तो पिछले 2 सीज़नों में 2-2 करके मैच वो खेले हैं और 50-50 का ही रिजल्ट रहा है। 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। पिछले सीज़न के ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, और इनमें से किसी भी बड़े प्लेयर का, मतलब न्यू साउथ वेल्स की तरफ से एलिसा हीली, रेचल हेनेस, और विक्टोरिया की तरफ से मेग लैनिंग, एलिस पेरी जैसे बड़े प्लेयर्स का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये पिछले सीज़न में ऑफकोर्स नहीं खेले थे और किसी भी सीज़न में ये पूरा नहीं खेलते हैं इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से। लेकिन ये सीज़न थोड़ा अलग है, तो इसीलिए अभी उनको आप देख रहे हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स रहे थे। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। वैसे तो आपने देखा ऊपर कि ये एक कॉम्पिटिटिव फिक्सचर रहा है। ठीक है, मतलब 3-2 से ही आगे है न्यू साउथ वेल्स। लेकिन अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना, तो हमें दिखेगा कि ये फिक्सचर बॉलर डोमिनेटिंग वाला एक फिक्सचर रहा है। और अगर किसी टीम ने बैटिंग से कुछ करा है तो वो न्यू साउथ वेल्स की टीम है। मतलब ये
कि विक्टोरिया की टीम ने बैटिंग से, स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ बैटिंग से, हिस्टोरिकली इस फिक्सचर में खास कुछ नहीं करा है। यह है हिस्ट्री। मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, ध्यान से देखते रहो बस। तो यह है पहला मैच, 2015 का मैच है ये, और हमें पता ही है क्योंकि हर साल एक एक करके मैच होते हैं दोनों टीमों के बीच में, बस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 5 साल पुराना ही मैच हमें देखना पड़ेगा 5 मैचेस ढूंढने के लिए। तो ये देखिए पहला मैच, विक्टोरिया बनाया 132। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से लॉरेंस स्मिथ शायद इनका नाम है, जो न्यू साउथ वेल्स वुमेन की टीम में है। इन्होंने 2 विकेट निकाला था, और शियटल जिन्होंने 2 विकेट निकाला था, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। न्यू साउथ वेल्स 134 रन उन्होंने बना लिया विदाउट एनी लॉस। रेचल हेनिस और एलिसा हिली दोनों ने ही यहाँ पर अच्छी पारियाँ खेली थी। तो नोटिस कर सकते हैं आप, अगर कोई टीम ने यहाँ पे बैटिंग से डोमिनेट करा था तो वो न्यू साउथ वेल्स की टीम ही थी, ठीक है। विदाउट एनी लॉस 25 ओवर्स में इन्होंने 134 बना दिया था। अगला मैच देखते हैं, और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें मेलबर्न में किसी ग्राउंड पे भिड़े थे। मेलबर्न में है ये, ज़रूरी नहीं आज का जो मैच आप देख सकते हैं ये हो रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न, ज़रूरी नहीं जंक्शन ओवल का मैदान हो, लेकिन मेलबर्न के किसी ग्राउंड पे हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, न्यू साउथ वेल्स का बैटिंग हो गया था कोलैप्स। रेचल हेनिस ने यहाँ पर भी रन बनाया था, एलिसा हिली यहाँ पर नहीं खेल रही थी। लीड किया था किसने, सोफी मोलिन्यू, मॉली स्ट्रैनो और ब्लोज, जो पिछले सीज़न तक तो खेली थी, इस सीज़न में अभी के लिए उनको अवेलेबल नहीं रखा गया है। विक्टोरिया ने चेस तो कर लिया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, जहाँ पर एशली गार्डनर जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल हैं, इन्होंने रन बनाया था। विक्टोरिया की तरफ से जिन्होंने परफॉर्म करा होगा बाकी बैटिंग से, वो अभी इन दोनों में से किसी भी स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो ये आखिरी जब दोनों टीमें इस ग्राउंड पे भिड़े थे तो ये हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे अगर आए तो थर्ड मैच न्यू साउथ वेल्स ने बना दिया 309। जैसे ही एलिसा हिली वापस आई, इन्होंने फिर से परफॉर्म करा। रेचल हेनिस तो हैं ही, लगातार 3 मैच में इनके रन हैं, ठीक है। और साथ में एलिस पेरी जो अभी विक्टोरिया की टीम में होंगी, लेकिन आपको दिखेंगी ये न्यू साउथ वेल्स की होकर खेलती थी पहले। फिर से मॉली स्ट्रानो, इन्होंने 3 विकेट यहाँ पर निकाला। विक्टोरिया यहाँ पर जीत नहीं पाई, फिर से एक बैटिंग कोलैप्स। अच्छा, यहाँ पर वो जीते थे, लेकिन बैटिंग कोलैप्स यहाँ पर भी था। अगर शायद 10-15 रन और ज़्यादा हो जाता ना, तो शायद वो यहाँ पर हार भी सकते थे। तो बैटिंग में यहाँ पर भी दिक्कतें आई थी, यहाँ पर तो बैटिंग कोलैप्स हुआ ही था, ठीक है। और तीसरा मैच जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी बैटिंग अच्छा नहीं हुआ था, 212। फिर से मोलिन्यू, लॉरेंस स्मिथ, पेरी के एक एक करके विकेट यहाँ पर थे। कुछ कॉमन नाम आ रहे हैं, ध्यान से बस देखते रहो आप। अच्छा, सेकेंड लास्ट मैच न्यू साउथ वेल्स 190, अच्छा बैटिंग उनका नहीं हुआ था। लीसा ग्रिफिथ, इन्होंने नीचे से कुछ रन्स बनाए थे। अभी कुछ प्लेयर्स आएंगे जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं, जहां पर एनाबल सदरलैंड के 2 विकेट आपको दिख जाएंगे। ब्लोज ये तो अभी खेल नहीं रही हैं। लॉरेंस स्मिथ फिर से यहाँ पर उनका नाम आ रहा है, 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। और आखिरी जो मैच हुआ ये हुआ था पिछले सीज़न में। न्यू साउथ वेल्स का बैटिंग यहाँ पर भी अच्छा नहीं हुआ था, जहाँ से रेचल त्रिनामन आपको दिख रही हैं जिन्होंने लास्ट मैच पे रन बनाया हुआ है। और बॉलिंग से फिर से सदरलैंड और फिर से स्ट्रानो का नाम आपको दिख रहा है। विक्टोरिया ने चेस कर लिया था। मैकिनले ब्लोज जो इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। सदरलैंड के यहाँ पर भी रन है, और लॉरेन शियाटल जो एकदम पहले मैच पे आपको इनका नाम दिखा था, ये लॉरेन है या जो भी है, और आखिरी मैच में भी इनके खाते में विकेट है। तो बहुत ही कुछ लिमिटेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग में रेचल हेनिस, एलिसा हिली, ये दोनों ने जब दोनों एक साथ खेली हैं, न्यू साउथ वेल्स ने बैटिंग से डोमिनेट करा है। और वही 2 इनिंग्स है इस पूरे फिक्सचर में जहां से हमें बैटिंग से कुछ डोमिनेशन किसी भी टीम से देखने को मिला है। एक में चेस करते हुए उन्होंने अच्छा करा था, और एक में बैटिंग फर्स्ट करते हुए एकमात्र 300 तो दूर की बात है, मतलब 250 के ओवर भी कोई टीम गई थी, तो वो यही इनिंग्स था। तो इन दोनों का अकेला एक साथ रहना मतलब एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया है हमें न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग से, ठीक है। बाकी अगर हम कुछ परफॉर्मर्स पे नज़र रखेंगे तो विक्टोरिया की तरफ से हमें एनाबल सदरलैंड दिख रही हैं जो आखिरी 2 मैच में अच्छा करके आई हैं। मॉली स्ट्रानो का नाम हमें दिखा है, बॉलिंग से उन्होंने अच्छा करा है। इसके सिवाय लॉरेंस स्मिथ का हमने देखा है, बीच बीच में उन्होंने 1-2 करके विकेट निकाला हुआ है, ठीक है। यही कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हमें हिस्टोरिकली देखने को मिल रहे हैं। अभी चाहिए बहुत चेंजेस हो चुके हैं दोनों टीमों में, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो न्यू हैं, तो उनके उस तरह से रिकॉर्ड आपको ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है जो है अभी के लिए, ठीक है।
अभी अगर हम हेड टू हेड में आ जाएं तो जो दो नाम आपने देखा है, आप देख सकते हैं 133 का औसत है एलिसा हिली का, एक मैच में नॉट आउट रही थी जो आपने देखा, पहला ही जो मैच था इसके वजह से। और रेशल हेनेस भी 3 में से 2 बार 50 प्लस और एक बार जो 50 उन्होंने नहीं बनाया था वहाँ पर भी 30 का औसत इनका था। अभी ये दोनों होंगे सबकी टीम में, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं ना कि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आला रहा है इस टीम के अगेंस्ट में हिस्टोरिकली, ठीक है। अच्छा, विक्टोरिया के होकर एलिस विलानी एक मैच में, एलिस विलानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर जब खेलती थी, ये तब के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि विक्टोरिया के होकर जब वो खेली है तब उन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। और ये थोड़ा सा हिट और मिस टाइप रही है इस टीम के अगेंस्ट में। जिस दिन रन बनाया है, एक मैच में 74 और एक मैच में शायद 34 या ऐसा कुछ रन उन्होंने बनाया था, या 44 ऐसा कुछ, और ये 34 ही होगा, जी हाँ, नहीं तो ऐसा रन नहीं होगा। तो एक मैच है 74, एक मैच है 34 और बाकी में ज़्यादा नहीं। और मैकिनले ब्लोज, इनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बैटिंग से भी हमने देखे हैं, बॉलिंग से भी कुछ मैच में उन्होंने विकेट निकाला था, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। न्यू साउथ वेल्स के बॉलरों में से कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लॉरेंस स्मिथ है, एक दो करके विकेट निकाला है, लेकिन उस तरह से बताने के लायक कुछ नहीं। और मॉलिस स्ट्रानो यहाँ से 5 मैच 7 विकेट, औसत भी इनका ठीक ठाक रहा है, ठीक है। तो ये है सारी कहानी हेड टू हेड से हमें जो देखने को मिल रहा है कि एक बॉलर्स फिक्सचर ये रहा है। 2 इनिंग्स, मतलब 5 मैच में टोटल 10 इनिंग्स हमें देखने को मिले हैं, उनमें से 2 इनिंग्स ऐसा रहा है जहाँ पर हमने बैटिंग से भी कुछ अच्छा होते हुए देखा है। और वो 2 इनिंग्स जो आए हैं वो दोनों ही बार वो करा हुआ है न्यू साउथ वेल्स वुमेन की टीम ने, और दोनों ही बार सेम परफॉर्मेंस हमने देखने को मिले हैं, ठीक है। कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ऑफकोर्स हो सकता है वो ज़्यादा खेले नहीं हो, या फिर एक आध मैच खेले होंगे वहाँ पर वो फेल हुए होंगे, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी बातें जो हमने बताना था हेड टू हेड के बारे में। आई होप आपने देख लिया होगा। अभी आ जाते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में पिछले 2 सीज़नों में टोटल 4 मैचेस हमें जो देखने को मिले हैं। ओवरऑल मेलबर्न में बहुत सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड में क्या क्या हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल मेलबर्न में भी मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बस ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो पहले हम सेकेंड लास्ट सीज़न के जो 2 मैचेस हुए थे उसको कंसिडर कर लेते हैं। अभी विक्टोरिया की टीम में ना एक बहुत बड़ी मैमथ खेलती हैं, ठीक है, बैटिंग में। उनका नाम है मेग लैनिंग। अभी मेग लैनिंग की क्वालिटी क्या है, क्या कर सकती हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है। तो उनके रन पे रहना और नहीं रहने के भीतर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है विक्टोरिया के परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो देखो, ये है पहला मैच, और ये है एक लौता मैच जहाँ पर मेग लैनिंग चली हैं। मैं यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चली हैं। तो जब वो चली हैं तो उन्होंने क्या किया है, 105, ठीक है। साथ में सदरलैंड, मॉली स्त्रानो, निकोल फाल्टुम जो कीपर हैं, इन्होंने रन बनाया है। विक्टोरिया ने बनाया है 260 फॉर 7। तास्मानिया सामने वाली टीम थी जो चेज़ नहीं हुआ उनसे। बॉलिंग से भी मॉली स्त्रानो, एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलिन्यू ने यहाँ पर एक एक करके विकेट निकाला था। विक्टोरिया ये मैच जीती है। अच्छा, और ये है पहला मैच जो था, मतलब उसी सीज़न का पहला मैच। अभी देखिए, जहाँ पर वो चली नहीं है, विक्टोरिया की बैटिंग का क्या हाल हुआ है, ठीक है। फिर से मॉली स्त्रानो, निकोल फाल्टुम ने नीचे से रन बनाए। विक्टोरिया की बॉलिंग हालांकि यहाँ पर अच्छी रही थी, जहाँ पर जॉर्जिया वारेहम इन्होंने विकेट निकाला था। स्त्रानो, मोलिन्यू यहाँ पर भी एक एक करके विकेट थे। साथ में कोर्टनी नील आई हैं जिन्होंने एक विकेट यहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो ये है सेकेंड लास्ट सीजन के दोनों मैचेस के 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं आप देख सकते हैं। एक मैच में मेग लैनिंग चली हैं तो 250 के ऊपर रन बन गया, और जहाँ पे मेग लैनिंग नहीं चली है 200 रन भी नहीं बन पाए। हालांकि बॉलिंग अच्छी हुई है दोनों ही मैच पर। यहाँ पर भी 10 विकेट निकाला था, यहाँ पर भी 9 विकेट निकाल ही लिया था। शायद 10-15 रन और रहता तो शायद वो 10 विकेट भी निकाल सकते थे, लेकिन बैटिंग। अच्छा, अभी देखते हैं कि पिछले सीज़न का जो 2 मैच हुआ है वहाँ पर क्या हुआ था। यह है पहला मैच। विक्टोरिया ने बनाया 259, विलानी, ठीक है, इन्होंने रन बनाया। साथ में मोलिन्यू, सदरलैंड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सामने वाली टीम थी, ये यहाँ पर निपट गई, 10 विकेट यहाँ से निकल गए। और सदरलैंड बॉलिंग से वारेहम फिर से, मोलिन्यू फिर से, और यहाँ पर एलिस पेरी खेल रही थी, उन्होंने एक विकेट निकाला, ठीक है। विलानी ने यहाँ पर बैटिंग से लीड करा था। मोलिन्यू बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, सदरलैंड भी बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। और वारेहम, आप देख सकते हैं वारेहम का परफॉर्मेंस आप नोटिस करो, यहाँ पर उनके खाते में विकेट नहीं था, जब लिया 3 विकेट और मेडन के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने 3 विकेट लिया 2 विकेट के साथ, 2 मेडन के साथ 3 विकेट लिया 2 मेडन के साथ। और आखिरी मैच जो हुआ था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बनाया था 271। मोलिन्यू फिर से, स्त्रानो फिर से, सदरलैंड फिर से, वारेहम फिर से, लेकिन इस बार वारेहम के खाते में एक ही विकेट आया।
ज़्यादा नहीं आया, तो सामने वाली टीम ने काफ़ी बड़ा रन बना दिया। और ये जो 4 मैचेस आप देख रहे हो ना, इन चारों मैचेस मिलाकर यही सबसे ज़्यादा स्कोर था जो विक्टोरिया ने कंसीड किया इस ग्राउंड पे। विक्टोरिया चेज़ नहीं कर पाई, 246 बने। सदरलैंड और वारेहैम ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा। तो सदरलैंड का रोल इस टीम के होकर कैसा है आप समझ सकते हैं, आई होप। ठीक है, पिछले सीज़न में इन्होंने एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर काफ़ी रेपुटेशन गेन करी है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में भी इनको मौके मिले हैं, लेकिन विक्टोरिया की टीम के होकर ना इनका रोल प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह है, ये यहाँ से हम साबित कर पा रहे हैं। ठीक है, इस ग्राउंड में कंसिस्टेंटली हर मैच पे कुछ ना कुछ तो इनकी तरफ से आया ही है, चाहे वो बैटिंग से हो जाए। बैटिंग से नहीं आया है पिछले सीज़न तक, क्योंकि तब तक वो बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह खेलती थी, लेकिन इनके पास बैटिंग की एबिलिटी भी है जो इन्होंने साबित करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस मैच पे भी उन्होंने खेला था 48 रन और 1 विकेट। इसके सिवाय भी हमें जो नाम देखने को मिल रहे हैं, सोफ़ी मोलिन्यू, इसके सिवाय मॉली स्ट्रानो हमेशा ही मेलबर्न में अच्छा करती है, ये देखा गया है। ना सिर्फ मैं इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मेलबर्न में जितने भी मैचेस हुए हैं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ 2016 से, हमेशा ही इन्होंने मेलबर्न में अच्छा करा हुआ है। इवन अगर आपने नोटिस करी होगी, जो आखिरी मैच हेड टू हेड का हुआ था ना, यहाँ पर भी मॉली स्ट्रानो ने 2 विकेट निकाले हुए थे। बाकी थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकती है, बैटिंग इग्नोर करो, बॉलिंग की ही बात करो तो ये बाकी आप देख ही सकते हैं कि दोनों ही मैच पे, सेकेंड लास्ट सीज़न के दोनों ही मैच पर उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा हुआ था। बॉलिंग पे तो है ही विकेट एक आध करके। इसके सिवाय भी वारेहैम का आप देख सकते हैं, ये बैटिंग भी कर सकती हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकती हैं। और बॉलिंग पे जब इन्होंने विकेट निकाला है ना, तब इनका नंबर 3 से नीचे नहीं गया है। एक बार गया है जब उन्होंने 1 विकेट निकाला है, लेकिन जब गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने या तो 3 विकेट निकाला है, या तो खाली, या फिर 1 ही विकेट से संतोष। ठीक है, तो इनका भी कुछ हद तक बॉलिंग से आप कह सकते हैं हिट और मिस टाइप एबिलिटी है। कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन गई हैं उस दिन काफ़ी ऊपर तक गई हैं। एना सदरलैंड हमें देखने को मिल रही हैं, सोफ़ी मोलिन्यू हमें देखने को मिल रही हैं, इन्होंने बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं। एलिस विलानी एक मैच में बड़ा स्कोर इन्होंने खड़ा किया था, और मेग लैनिंग ने बड़ा स्कोर एक मैच में खड़ा किया था, जब तब जाके काफ़ी बड़े बड़े स्कोर जो हैं बने थे विक्टोरिया की तरफ से। मतलब एक बार 260, एक बार 259, और वही हाईएस्ट स्कोर्स हैं जो इस ग्राउंड पे विक्टोरिया की तरफ से हमें बनते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, एलिस विलानी और मेग लैनिंग, इनको हम रख सकते हैं हिट और मिस कैटेगरी में। एलिस विलानी, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, कुछ साल पहले तक बॉलिंग भी करवाती थी, लेकिन अभी ये बॉलिंग नहीं करवाते हैं। तो जो भी हो, ये दोनों हिट और मिस कैटेगरी में रही हैं। जिस दिन हिट हुई हैं उस दिन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हुई हैं विक्टोरिया की तरफ से, और वो 2 मैच वो ऑफकोर्स जीते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में हमें जो नाम आ रहा है वो है एनाबेल सदरलैंड, मॉली स्ट्रानो, कुछ हद तक सोफ़ी मोलिन्यू, जॉर्जिया वारेहैम। मैं कहूँगा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये बैटिंग क्योंकि कर सकती हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए देखी जाती हैं। और मुझे उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है। एलिस पेरी आप नोटिस कर सकते हैं, ज़्यादा मैचेस ऑफ कोर्स खेली नहीं है, लेकिन बहुत खास कुछ इनका नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एलिस पेरी पॉइंट नहीं देंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेग लैनिंग अगर शतक नहीं बनाएंगी तो पॉइंट नहीं देंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मैच का सिचुएशन क्या है और इनके डिमांड्स क्या हैं। ठीक है, मैच में आपको आने वाला है बहुत ही ज़्यादा वाला क्रेडिट इशू। अगर आपको इस क्रेडिट इशू से बचना है तो आपको बड़े क्रेडिट को, अगर क्रेडिट वाले प्लेयर को लेना है तो उनके तरफ से ऐसे परफॉर्मेंसेस भी चाहिए। अगर 10 क्रेडिट की प्लेयर आपको 30 रन बना के देती हैं, या फिर 10 क्रेडिट की प्लेयर 20 रन 1 विकेट बना के देती हैं, तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो यही जो चीज़ है आपको समझना पड़ेगा, और यही जो चीज़ है इसी के बेसिस पर जो है हम हमारा क्रेडिट का जो इशू है वो सॉल्व करेंगे। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि क्रेडिट का इशू आएगा। 1 या 2 बड़े प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको अपना लक ट्राई करना पड़ेगा। अगर वो चल जाती हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, और नहीं चलती तब तो आप लकी हो, आप जीत गए, है ना। अच्छा, तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड के रिलेटेड। हेड टू हेड के रिलेटेड चीज़ें तो हमने पहले ही बताई हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से देखा होगा, क्या क्या देखने लायक चीज़ है, क्या क्या नोट करने लायक चीज़ है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर। पहले बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स की टीम में। न्यू साउथ वेल्स की टीम में एलिसा हिली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी रेचल हेनेस के साथ। ये टीम की कैप्टनसी भी करेंगी एलिसा हिली सीज़न में। उसके बाद एशली गार्डनर, एरिन बर्न्स, जो कि पिछले सीज़न से ही बिल्कुल भी कुछ खास फॉर्म पे नज़र नहीं आई हैं मुझे तो। रेचल ट्रेनामान, आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने रन बनाया था, और काफ़ी लोग इनको ले भी रहे हैं क्रेडिट सेवर के तौर पे। उसके बाद लीसा ग्रिफिथ, सैमी जो जॉनसन, ये आई है क्वींसलैंड से, बॉलिंग ऑलराउंडर है, थोड़ी सी बैटिंग कर सकती हैं। तालिया विल्सन, हैना डार्लिंगटन, उसके बाद शिएटल और लॉरेंस स्मिथ में से कोई एक, और स्टेला कैम्पबेल।
ये होना चाहिए प्लेइंग 11। बेंच पे एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है लियरॉयट नाम की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम इनको खिलाएगी भी, और अगर खिलाती भी है तो मुझे नहीं लगता कि इनको प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा। वैसे तो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, टॉप ऑर्डर में आती हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि इनका नंबर होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी देखो एलिसा हीली, रेचल हेनेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स तो काफ़ी सही हैं और डिफ़ॉल्ट पिक है स्मॉल लीग में, इनको लेकर ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एशली गार्डनर का इस टूर्नामेंट में रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। पिछले सीज़न में ज़्यादा मैचेस वो खेली नहीं है, लेकिन जितने मैचेस में वो खेली हैं उन्होंने मतलब आग लगा कर रखा हुआ था। डोमेस्टिक लेवल में ये बहुत ही बड़ी प्लेयर मानी जाती हैं। एरिन बर्न्स आप इग्नोर करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्रेडिट का इतना इशू आ रहा है। रेशल ट्रेनामैन क्रेडिट सेव करने के लिए लोग दे रहे हैं, तो वही है। लीसा ग्रिफिथ, इनके तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी सही बैटिंग कर सकती है। पिछले सीज़न में तो इनको कभी कभार ओपनिंग पे भी भेजा गया था, या तो वन डाउन पे भी आती थी कभी कभार, और काफ़ी अच्छा बैटिंग कर लेती हैं यार। बॉलिंग भी कम से कम 6-7 ओवर का तो करवा ही देंगी। अगर आपने सुपर स्मैश भी फॉलो करा होगा तो भी आपने इनको देखा होगा, ओटागो के टीम के साथ होकर खेलती थी ये। उसके बाद सैमी जो जॉनसन, ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, लेकिन क्रेडिट हाई होगा इनका, 9 क्रेडिट लेंगी। और जितना मैंने इनका रिकॉर्ड वगैरह देखा है इस टीम के अगेंस्ट में या फिर इस ग्राउंड के अगेंस्ट में, 1 विकेट 30 रन, 2 विकेट ऐसे ही कुछ रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं। स्मॉल लीग में मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी आपको इनकी। तालिया विल्सन पिछले सीज़न में स्टैंड आउट परफॉर्मर रही थी, ठीक है, लेकिन अभी इनका रोल क्या होगा ये समझना पड़ेगा। पिछले सीज़न में क्या हुआ था कि एलिसा हिली नहीं थी, हेनेस नहीं थी, गार्डनर नहीं थी, तो ये करती थी ओपनिंग, ठीक है। और जैसे ही वो ओपनिंग पे आती थी प्रॉपर्ली मौके इनको मिलते थे। इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था न्यू साउथ वेल्स की डोमेस्टिक सर्किट में। ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर मानी जाती हैं और हमेशा ही बैटिंग से कम लीडर बोर्ड प्लेस करती हैं, लेकिन अभी जो है मुझे नहीं लगता कि इनको प्रॉपर्ली बैटिंग जो है मिलने वाली है, अगर बैटिंग कोलैप्स वगैरह नहीं होता है तो। और इनका भी कोई मुझे नहीं लगता कि रोल आने वाला है, तो बेटर है इग्नोर करो स्मॉल लीग में। क्रेडिट बचाने के लिए अगर आप लेना चाहते हो कैशिंग वगैरह के पॉइंट्स के लिए, अगर कीपिंग करती हैं तो शायद आप ले भी सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो बेहतर। उसके बाद हैना डार्लिंगटन मस्ट हैव हैं, जिस फॉर्म पे ये चल रही हैं। बीबीएल में भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा इन्होंने करा हुआ था, और रिसेंटली यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको चुना गया है न्यू साउथ वेल्स के डोमेस्टिक सर्किट में। बैटिंग भी कर सकती हैं और बॉलिंग तो हैंडी है ही इनकी, काफ़ी लोग इनको लेंगे भी वैसे भी स्मॉल लीग में। उसके बाद लॉरेंस स्मिथ अगर खेलते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। आपने देखा है इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस फिक्सचर में, जब जब मौके मिले हैं। स्टेला कैम्बेल उसके बाद आती हैं, लेकिन मतलब क्या कितने ही आप क्रेडिट सेवर के तौर पे प्लेयर्स को लेंगे, वही बात है। अगर आप क्रेडिट सेवर के तौर पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले सीज़न में एक आध मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी। इसके सिवाय भी इनकी टीम में काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पिछले सीज़न में अच्छा करा हुआ था, लेकिन उनको मौके नहीं मिले गए। उनमें से हेली सिल्वर होम्स नाम की एक प्लेयर थी, जिन्होंने बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट करा हुआ था, लेकिन उनको मौके नहीं मिले, मुझे नहीं पता क्यों। और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको शायद मौके मिल सकते थे अगर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होती तो, लेकिन चलिए जो नहीं है सो नहीं है, उनके बारे में बातें नहीं करेंगे हम। अभी बात करते हैं विक्टोरिया वुमेन के टीम के बारे में। यहाँ पर 10 प्लेयर्स हैं, मुझे लगभग ये लग रहे हैं 10 प्लेयर्स तो खेलेंगे ही, बाकी एक प्लेयर का स्लॉट कौन ले सकती हैं वो मैं बताऊँगा। अच्छा, एलिस विलानी और सोफी मोलिन्यू ओपनिंग करेंगी। मोलिन्यू बॉलिंग भी करवाती हैं, याद रखना, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व करा था पिछले सीज़न में कि ये बॉलिंग से ही ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब 2 विकेट 3 विकेट भी ले चुके हैं। बैटिंग से उतना खास कुछ उनका नहीं रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी नोटिस करी होगी तो मोलिन्यू का नाम आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मतलब मिनिमम 250 जिन्होंने बनाए हैं उनका ही नाम है वहाँ पे वैसे, तो वो नहीं बनाया था मोलिन्यू ने। 20-25 रन के भीतर ही जो है उनका है, लेकिन करेंगी दोनों तरफ से पॉइंट। और वैसे भी आज के मैच में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जो दोनों तरफ से आपके लिए कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उनमें से हो सकता है मोलिन्यू भी एक हों, लेकिन इस ग्राउंड पर उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, ये आपने नोटिस करा ही होगा। उसके बाद एलिस पेरी है, यूनिवर्सल कैप्टन है, और ये क्या है कैसी इनकी एबिलिटी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप ये आपको पता ही होगा। मेग लैनिंग, उसके बाद मेग लैनिंग यहाँ से, और एलिस विलानी, ये दोनों आप हिट और मिस कैटेगरी में रख सकते हैं। हिट और मिस का मतलब क्या है कि अगर ये मतलब चल जाती है ना, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 80-90 रन्स के भीतर तो रुकेंगी नहीं, उसके बाहर भी जा सकती हैं, मतलब उसके पहले तो रुकेंगी नहीं, उसके बाहर भी जा सकती हैं। लेकिन अगर ये नहीं चलती हैं, अगर मैं आपको कहता हूँ अगर 30 रन के भीतर भी आउट हो जाती हैं और आपकी टीम में नहीं है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका तो फ़ायदा ही हो गया, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट जो है इनका बहुत हाई है, स्पेशली मेग लैनिंग का। एलिस विलानी तो फिर भी आपको 9 क्रेडिट में मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आई हैं किम गार्थ, ये खेलती थी आयरलैंड के होकर, लेकिन अभी ये मोस्ट प्रोबेबली आयरलैंड छोड़ेंगी और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ही अपना जो है फ्यूचर दिखना चाहती हैं, रखना चाहती हैं।
पिछले 2 साल से आयरलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में ये खेली नहीं है और मेरे ख्याल से आयरलैंड के नेशनल टीम में भी ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है इस बीच। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी आपके लिए। नंबर 4-5 में बैटिंग भी आ जाएंगी और ओपनिंग बॉलिंग करती हैं क्लब लेवल क्रिकेट में, तो अभी बताया नहीं कि इनको कहाँ पे बॉलिंग पे भेजा जाएगा, लेकिन एबिलिटी तो इनके पास है दोनों तरफ से पॉइंट देने की। देखना पड़ेगा टीम किस तरह से यूज़ कर रही है इनको। और 8 क्रेडिट में मुझे लगता है आज के मैच की बेस्ट पिक होने वाली हैं ये। अच्छा, उसके बाद अनाबेल सदरलैंड एक और मस्ट हैव, गलती से भी गलती करके इनको मिस मत कर लेना। ये एक राइजिंग सुपरस्टार हैं और जिस तरह के फॉर्म पे ये चली है पिछले सीज़न से आपने देख ही लिया है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही आपके लिए प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और सिर्फ वही नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं आपने देख लिया है। इवन इस फिक्सचर में भी उन्होंने अच्छा करा हुआ है और वैसे भी 8.5 क्रेडिट में आपको मिल ही रही हैं। उसके बाद जॉर्जिया वारेहम, मैं आपको अभी के लिए कह सकता हूँ कि हो सकता है कि 1% जनता भी ऐसी नहीं होगी जो इनको टीम में लेने वाली है, टीम में लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एबिलिटी क्या है आपने देख लिया है। मैं अभी भी कहूँगा स्मॉल लीग में लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मेरे ख्याल से क्रेडिट हाई होगा इनका और ऑलराउंडर सेक्शन में होंगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इनको लेने में। बड़ी लीग के लिए बड़ी लीग में अगर आप 11 टीम्स बना रहे हो तो एक टीम इनको कैप्टन बना के ज़रूर से छोड़ देना। और कुछ टीमों में इनको आप ऑफकोर्स टीम में तो ट्राई कर ही सकते हो क्योंकि इनकी बॉलिंग में जो है हिट और मिस टीम टाइप का चलता है और ये बैटिंग कर सकती हैं, ठीक है। और जैसा ट्रेंड चल रहा है, अगर फिर से विक्टोरिया की बैटिंग में वैसे कोलैप्स वगैरह आता है तो जॉर्जिया वाले हम आपके लिए बैटिंग से भी इंपॉर्टेंस रख सकती हैं, जैसा कि रख सकती हैं मॉली स्ट्रानो। इनको लेने में एक ही इशू आ सकता है आपके लिए, वो है क्रेडिट का। नहीं तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे इनको लेने के लिए रोक सकता है। बैटिंग तो ये कर ही सकती हैं, बॉलिंग में जो है ये बात छोड़ देते हैं, ये फालतू की बात है, क्या कर सकती है सबको पता है। कि जो है हमारे पास यूनिक वो है ये इस ग्राउंड पे वो हमेशा अच्छा करती हैं, सही है। हेड टू हेड में विक्टोरिया की तरफ से जो गिने चुने परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। ग्राउंड में जब भी उन्होंने बैटिंग से उनको मौके मिले हैं उन्होंने अच्छा करा है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अगर विक्टोरिया का बैटिंग कोलैप्स होता है तो इनके पास भी बैटिंग आ सकती है। उसके बाद निकोल फाल्टूम आती हैं और टेला व्लैमिक। निकोल फाल्टूम कीपर सेक्शन में होंगी, मतलब इनको भी अगर आप क्रेडिट सेव करने के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी इनकी। टेला व्लैमिक ये भी बैटिंग कर सकती हैं, लेकिन जनरली पॉइंट्स आपको बॉलिंग से ही देंगी। क्लब लेवल क्रिकेट में तो रोल अलग होता है, यहाँ पर बॉलिंग से ही पॉइंट देंगी। 11th प्लेयर मुझे लगता है सोफ़ी डे या क्या नाम है, सारा डे या सोफ़ी डे, जो भी होगा इनका नाम, और टेस फ्लिंटॉफ शायद इनका नाम है। इन दोनों में से कोई एक होंगी। क्लब लेवल क्रिकेट में दोनों ही प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेलती थी, लेकिन यहाँ पर मतलब बॉलर की तरह ही खेलेंगी और मुश्किल से बॉलिंग मिल भी जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। एना लेलिंग पिछले सीज़न में एसीटी वुमेन की होकर खेल रही थी, बैटिंग से ही आपको मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो देती हैं बैट्समैन है, लेकिन मुझे लगता है इनका नंबर बनेगा क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं निकोल फाल्टूम जो कीपर हैं इनका ही नंबर बन रहा है नंबर 9 पे, तो एना लेलिंग को कहाँ पे ही खिला लेगी टीम। तो मुझे लगता है डे और फ्लिंटॉफ में से कोई ये खेल सकते हैं। कैप्टन में अगर हम चॉइस की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स के होकर एलिसा हिली और एशली गार्डनर सेफेस्ट पिक में होने चाहिए। एशली गार्डनर को काफ़ी कम सिलेक्शन परसेंटेज है इनका, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई ना कोई आपके किसी ना किसी मतलब लीग में तो आएगा ज़रूर जो एशली गार्डनर को टीम में रखेगा भी, और कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन बना ही सकता है। कैप्टन तो मुझे लगता है यूनिवर्सली एलिस पेरी होने वाली हैं। उसके बाद रेचल हेनेस और लीसा ग्रिफिथ्स अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कम क्रेडिट में एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है क्रेडिट सेवर के तौर पर। एरिन बर्न, सैमी जो जॉनसन के बीच में कोई एक, और हैना डार्लिंगटन। अगर आज के मैच में एलिस पेरी माफ करना एलिसा हिली और रेचल हेनेस नहीं खेलती तो मैं आपको टालिया विल्सन के बारे में भी बताता, लेकिन अभी जो है इनका कोई भी रोल आने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से ये सीज़न इनके लिए अनफॉर्चुनेट ही जाने वाला है, लेकिन इनके पास काफ़ी टैलेंट है। पिछले सीज़न में इन्होंने साबित करके भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इनको प्रॉपर मौके मिलने वाले हैं। विक्टोरिया वुमेन की तरफ से बात करी जाए तो एलिस पेरी यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं। मेग लैनिंग यूनिवर्सल वाइस कैप्टन भी मुझे दिख रही हैं, और कुछ लोग कैप्टन बनाने की भी सोच सकते हैं इनको, और मटेरियल भी ये हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इनके पास क्या एबिलिटी है। उसके बाद विलानी, सोफी मोलिन्यो, और रिस्क लेना है एना सदरलैंड। टीम में तो मसली होंगे आपके, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद मॉली स्ट्रानो और जॉर्जिया वारेहम। रीज़न क्या है ऑलरेडी आपने देख ही लिया है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ 18 क्रेडिट बचे हैं मेरे पास और प्लेयर्स लेने को लेने हैं 2।
अभी यहाँ पे क्या है कि एशली गार्डनर को मैंने रखा है, सोफ़ी मोलिन्यो को रखा है, जॉर्जिया वारेहम को रखा है। ये तीनों ही ऐसी ऑलराउंडर्स हैं। हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स जो आएँ इनमें से किसी को भी नहीं रख, सोफ़ी मोलिन्यो को लोग फिर भी रख रहे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी हो सकता है किसी को भी लोग उस तरह से ना लें। सैमी जो जॉनसन को लोग क्रेडिट सेव करने के लिए ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं 9 क्रेडिट में मिल रही हैं, क्योंकि और ऑलराउंडर है तो वैसे भी लोगों के मतलब मेंटालिटी कुछ अलग ही होते हैं ऑलराउंडर को देखने के बाद। अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप 10 क्रेडिट लेकर गार्डनर को ले रहे हो लेकिन 10.5 क्रेडिट लेकर आप पेरी को नहीं ले रहे, तो क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेरी से गार्डनर बेटर करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 0.5 का जो मैटर है ना, वो भी मेरे लिए काफ़ी यहाँ पर इफेक्टिव हो रहा है। अभी देखिए 18 क्रेडिट है, मैं फिर भी यहाँ पे एलिस विलानी को ले सकता हूँ, और एलिस विलानी को अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे मजबूरन स्टेला कैम्पबेल को लेके क्रेडिट जो है सेव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन और वैसे भी आपके पास बैटिंग सेशन में और कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। एलिस विलानी का एक ऑप्शन है। एलिस विलानी का एक चीज़ मैंने आपको बताना है जो कि इस मतलब WNCL के बाहर भी एक मैच उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे, लोअर लेवल क्रिकेट था वो, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने रन बनाया था, ठीक है। यही मैं बता सकता हूँ। और इससे ज़्यादा मैं देखिए मैं पहले आपको बता दिया है कि लैनिंग और विलानी जो है इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनका क्रेडिट हाई है। स्पेशली लैनिंग का अगर ये 10 क्रेडिट लेके 25-30 रन भी बना देती है ना, तो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। विलानी फिर भी 9 क्रेडिट में आपको मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इन 18 क्रेडिट के साथ आप विलानी को लेके यहाँ से जो 9 क्रेडिट बचेंगे उनके साथ आप सेफ ऑलराउंडर सैमी जॉनसन को ले सकती हैं। लिसा ग्रिफिथ ये प्रॉपर बैटिंग कर सकती हैं, और कुछ दिनों के बाद आपको ये पता चल भी जाएगा। अभी के लिए आप इनको एज ए क्रेडिट सेवर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो सैमी जॉनसन के जा सकते हो। बाकी अगर आपको पेरी या लैनिंग इनमें से किसी को मैनेज करना है तो आपको गार्डनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप गार्डनर को ड्रॉप कर देते हैं तो यहाँ से आप समझिए पेरी को लेते हैं, तो यही है 17.5 क्रेडिट बचेगा, और यहाँ से आपको त्रिनमन को लेना पड़ेगा और 9 क्रेडिट लेकर समझिए सैमी जॉनसन ऐसा कुछ करना होगा। मतलब जैसा स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉलिस स्ट्रानो को ले लिया है जो जनता नहीं ले रही है, वारेहम को लिया है जो जनता नहीं ले रही है, और सैमी जॉनसन को तो चलिए फिर भी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे पिक हैं जिनको मैं शायद स्मॉल लीग में नहीं छोड़ूँ। वारेहम अगर आप चाहते हो छोड़ सकते हो, लेकिन उनकी एबिलिटी क्या है और उन्होंने जब परफॉर्म करा है किस लेवल पे करा है ये आपने देख लिया है। एक और चीज़ जो मुझे सोचने में मजबूर कर रही है, जिसके वजह से मैं हो सकता है कि विक्टोरिया के बैट्समैनों को स्पेशली उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूं, वो है ये कि हिस्ट्री ये कह रहा है कि न्यू साउथ वेल्स एज ए बॉलिंग साइड यहाँ पर हमेशा अच्छा करती है। अभी देखिए एक चीज़ जो मैं बताना पूरे वीडियो में भूल गया, वो है ये कि न्यू साउथ वेल्स की टीम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स की टीम में पहले खेलती थी रेने फेरल, सारा एली और भी कुछ एक्सपीरियंस्ड बॉलर थी जो अभी इस टीम का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ट्रेंड है ना, अगर आज के मैच में ब्रेक भी हो जाता है, अगर विक्टोरिया की तरफ से बड़ा कुछ आपको बैटिंग से देखने को मिल भी जाता है, तो आप ज़्यादा चौंकिएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कुछ बॉलर्स न्यू साउथ वेल्स की टीम से अभी बाहर जा चुके हैं, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या तो खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकली जो हमने चीज़ें देखी हैं वो कुछ इस तरह का हो सकता है आपका टीम उस हिसाब से, क्योंकि तब आप विक्टोरिया के जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। एलिस पेरी को ले रहे हो क्योंकि यूनिवर्सल कैप्टन है और बॉलिंग भी कर पाएंगी, बाकी आप नीचे वाले सारे बैट्समैनों को ले रहे हो। ये है हिस्टोरिकली राइट एक कॉम्बिनेशन। अभी अगर आपको देखना है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर मतलब न्यू साउथ वेल्स के जो बॉलर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो बॉलर्स हैं ये टैलेंटेड नहीं है या फिर कुछ बुरा करेंगे, लेकिन ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं और सामने मैमथ प्लेयर्स हैं विक्टोरिया की तरफ से, स्पेशली लैनिंग और एलिस पेरी। तो उस हिसाब से आप कैसी टीम बना सकते हो वही मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी ये है सुपर से भी ऊपर वाला रिस्की एक कॉम्बिनेशन, लेकिन लॉजिक इसके पीछे यही है कि हमें ऐसा कोई प्लेयर चाहिए ही नहीं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो सिर्फ बॉलिंग से काम करके दे। स्मिथ को मैंने रख लिया है, क्रेडिट बचा रही हैं बस और कुछ नहीं। बाकी आप देखेंगे हैना डार्लिंगटन, लिसा ग्रिफिथ, ये मेरे को बैटिंग से पॉइंट दे सकती हैं, और ये दोनों तो आपकी टीम में डिफ़ॉल्ट पिक हैं ही। और क्योंकि मुझे बॉलिंग से यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूटर उस तरह से नहीं दिख रही हैं, इसीलिए मैंने दोनों ही हिट और मिस प्लेयर को ले लिया है। हाईली रिस्की हैं ये, बैटिंग से पॉइंट देंगी, हिट और मिस है, अगर हिट हो जाती हैं तो ये टीम तो मतलब रीच के बाहर चली जाएगी सबकी, लेकिन अगर मिस हो जाते हैं तो आप रीच के बाहर चले जाएंगे नीचे से, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहला कॉम्बिनेशन दिखाया वो कुछ हद तक बैलेंस्ड है, कुछ हद तक ट्रेंड के हिसाब से है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है।
ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड भी नहीं है, लेकिन ये है करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग मुझे ऑन पेपर आज काफ़ी वीक नज़र आ रही है उसी हिसाब से। तो मैंने हमारे 3 मैमथ जो बैट्समैन हैं उनको ले लिया है। इसके सिवाय नीचे से स्त्रानो, सदरलैंड तो हैं ही, किम गार्थ क्रेडिट भी सेव कर देंगी, बॉलिंग भी कराएंगी तो क्यों नहीं, लॉरेंस स्मिथ या लिसा स्मिथ जो भी इनका नाम है वो उनका भी वही है। और नीचे बॉलिंग में सपोर्ट देने के लिए लिसा ग्रिफिथ, हैना डार्लिंगटन, ये बैटिंग भी मेरे को करवा सके दे सकती हैं। इसके सिवाय भी जो क्रेडिट सेवर्स आपके लिए बन सकती हैं वो यहाँ पर टायला व्लैमिक हैं, इनका भी वही रोल है, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती हैं। स्टेला कैम्बेल एक और 8 क्रेडिट की क्रेडिट सेवर, लेकिन मुझे ज़्यादा 8 क्रेडिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। बॉलिंग से अगर आपको कोई डोमिनेटर देखना है विक्टोरिया की तरफ से तो वारेहम है। याद रखना इनके बॉलिंग में हिट और मिस चलती है, जिस दिन हिट हो जाती हैं उस दिन कहाँ तक कहती हैं, और ये बैटिंग क्योंकि कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उनकी बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मैं नहीं ले रहा। एशली गार्डनर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यू साउथ वेल्स के बैटिंग को टीम को ही वीक दिखाना है, बॉलिंग से तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, और वैसे भी 10 क्रेडिट ले रही हैं वो, तो स्पेस नहीं बना पा रहा मैं यहाँ पे। रेचल त्रेडामन को लोग क्रेडिट सेव करने के लिए ले रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट सेवर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लिसा ग्रिफिथ को मैंने ले लिया है, डार्लिंगटन को मैंने ले लिया है, ये बॉलिंग भी करवा देंगे, तो इसीलिए मैंने रेचल त्रेडामन को यहाँ पर नहीं लिया है। लेकिन लास्ट जो कॉम्बिनेशन बनाया था वहाँ पर मैंने लिया था, आपने देखा होगा। और यहाँ पर तालिया विल्सन का ऑप्शन आता है, अगर आप चाहो इनको भी ले सकते हो, अगर मतलब बैटिंग कोलास वगैरह कुछ होता है न्यू साउथ वेल्स की तरफ से तो उनका रोल आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में कहूँगा स्पेसिफिकली कि आज को आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच में विक्टोरिया मुझे आगे होती हुई दिख रही है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि विक्टोरिया आपको अपर हैंड लेती हुई दिख सकती हैं। 2 प्लेयर्स के ऊपर न्यू साउथ वेल्स का फॉर्चून फिर से डिपेंड करेगा, वो है एलिसा हिली और रेचल हेनेस। अगर ये दोनों अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ठीक ठाक चल जाती हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ दिक्कत आनी चाहिए न्यू साउथ वेल्स की टीम को। ठीक है, हाईली क्रेडिट इशू मैच है। मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, मैक्सिमम तो और भी ज़्यादा, मिनिमम 2 प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा जो मैच बदल सकती हैं अपने बलबूते पर, तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए स्मॉल लीग के लिए ये रिस्की मैच है। बड़ी लीग के लिए कुछ प्लेयर्स को, 4 से 5 प्लेयर को अपने टीम में कांस्टेंट रख के उनकी इर्द गिर्द बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर टीम बना सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं मैंने बता दिया है। एलिस पेरी जो यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं, लेकिन सोचना अगर आप टीम बना रहे हो तो उनको आप किस तरह से लेना चाहते हो। इसके सिवाय भी आपके पास एलिसा हिली, रेचल हेनेस, इनका ऑप्शन है अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हो, हिस्ट्री देख रहे हो तो। और हिट और मिस कैटेगरी में एलिस विलानी, मेग लैनिंग आती हैं, जिनके लिए कम से कम 2 स्लॉट्स तो बनता है बड़ी लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। और बॉलरों में से देखना है तो एना सदरलैंड, इनको कंसिडर करना एज एन ऑलराउंडर, मॉली स्त्रानो और जॉर्जिया वारेहम, ठीक है, और सोफी मोलिनियो, ये 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑलराउंडर या बॉलरों में से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा है, प्लेयर्स भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं, सबको समझाना है, कॉम्बिनेशंस अलग हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।